सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद एसएससी में कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। 12th के बाद भैया रेलवे में कौन सी बेस्ट नौकरी है, तो पहला है 12th के बाद डिफेंस में एक तो बहुत अच्छी ऑफिशियल जॉब है। जितने भी राज्य हैं सब में लगभग 12th के बाद ही पुलिस की वैकेंसी आती है। 12th पास होने के बाद बच्चे अक्सर कॉमेंट करते हैं कि सर 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 12th के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनको एक क्लास में डिस्कस कर लिया जाए, एक क्लास आपको दे दी जाए, जिससे आप खुद ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को बता सको जो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। वे सारे सेक्टर जिनमें 12th के बाद बहुत आराम से 3 से 5 महीने तैयारी करने के बाद आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, उनकी बात आज मैं करने वाला हूं। अब यूपीएससी मत सोचिएगा, क्योंकि यूपीएससी भाई ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो जाहिर तौर पर ग्रेजुएशन के बाद जो नौकरियां हैं उनमें ज्यादा सैलरी है, वो ज्यादा अच्छी नौकरियां हैं। लेकिन 12th के बाद भी आपको 60-70 हजार 50 हजार तक की गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है वो एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं उनके लिए 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और उसका पूरा फॉर्मेट आपको बना करके दे दूंगा। आज केवल 12th की उन सभी नौकरियों के बारे में जिनके बारे में आप हर दिन किसी ना किसी से पूछते रहते हो। अच्छा, परेशानी क्या होती है 12th के बच्चों के साथ? मान लो वो 12th पास हो गया और किसी रिश्तेदार से किसी दोस्त से पूछा तो उनको किसी एक नौकरी के बारे में पता है, उन्होंने बता दिया, अब उसके पीछे लग गया। लेकिन बहुत सारी नौकरियां हैं और उनका सिलेबस लगभग सेम है, तो अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत चांस है कि आप उसके साथ साथ 2-3 और एग्जाम फोड़ दो। तो क्यों ना सबके बारे में एक साथ जानकारी प्राप्त कर ली जाए। सबसे पहले जो एसएससी वाला सेक्टर है, एसएससी वाले सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां 12th के बाद की होती हैं। फिर आपका रेलवे वाला सेक्टर आ जाता है। रेलवे में तो भैया लाख लाख वैकेंसीज निकलती हैं एक एक पोस्ट के लिए और करोड़ करोड़ फॉर्म पड़ते हैं। ये वाला हो गया। एक है डिफेंस वाला सेक्टर। डिफेंस में भी बहुत सारी नौकरियां हैं। एक तो यूपीएससी वाली है ही, लेकिन अग्निवीर जैसी नौकरियां या एनडीए जैसी नौकरियां, और बहुत कम मेहनत करके आप ऑफिसर रैंक तक जा सकते हो 5-6 महीने की मेहनत के बाद। उसके बाद आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम आ जाता है, जिसमें लेखपाल आ जाता है, पुलिस आ जाता है, सब 12th के बाद ही होते हैं। ग्रेजुएशन किसी में नहीं चाहिए, लेखपाल वगैरह पेट का एग्जाम दो, उसके बाद फॉर्म भर सकते हो। अभी पेट का एग्जाम शायद आया भी होगा। मैं आपको 12th के बाद का ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं 12th के बाद के लिए आपको नौकरियों के अवसर बताता रहूंगा। गवर्नमेंट जॉब मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि जो उत्तर भारत के लोग हैं, यूपी के, बिहार के, 12th के बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनका मन करता है कि जल्दी से जल्दी 12th के पास बाद नौकरी मिल जाए, जिससे लाइफ सेटल हो जाए। बहुत फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खराब होती है, तो सोचते हैं कि जल्दी से नौकरी मिल जाए और हम सेट हो जाएं। जो यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का उनको कहूंगा कि भाई सीयूईटी का एग्जाम दो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उसके बाद यूपीएससी के लिए जाओ, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आज 12th के बाद जो मेजर कैरियर ऑप्शंस हैं उनकी बात होगी। उसके बाद एनटीए वाला जो एग्जाम होता है, जो मैंने कॉलेज एडमिशन वाला बताया, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले वो 4 सेक्टर्स जिनमें आपको 3 से 5 महीने मेहनत करके और कम मेहनत करके 4-5 घंटे मेहनत करके आप एक अच्छी सैलरी पैकेज, एक अच्छी नौकरी ले सकते हो, और भी गवर्नमेंट नौकरी। सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद एसएससी में कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, और नहीं पता है तो आपके ऋषि भैया आपको आज सारी जानकारी दे देंगे। सबसे पहली मैं बात करता हूं एसएससी सीएचएसएल की, जिसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कहा जाता है। यह एग्जाम कंडक्ट करवाता है बेटा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपने सुना होगा, एसएससी उसका शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसका पूरा नाम है। पोस्ट का नाम है, एक पोस्ट होती है एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क, एक है जेएसए की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एक है डीईओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर। जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें केवल मिनिस्टर ही तो होते नहीं है, केवल आईएएस ही तो होते नहीं है, उनमें हर एक लेवल पर जरूरत होती है ना। एक डाटा एंट्री करने वाला चाहिए, एक लोअर डिवीजन क्लर्क भी चाहिए, मतलब कई क्लर्क होते हैं, तो उसमें एक एलडीसी भी होता है। ऐसे जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, भाई सेक्रेटरी का एक असिस्टेंट भी होगा जो उनकी छोटी छोटी फाइलों को इधर उधर रखेगा, और वो गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे ऐसे किसी को बुला के नहीं रख लिया जाता। एसएससी वही करता है, वही सिलेक्शन आपको वहां तक पहुंचाता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है इन सभी की? इन सभी की एलिजिबिलिटी है बता, तुम्हें 12th पास होना चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा, रिजर्वेशन वाले बच्चे जो ओबीसी के हैं, जो एससी एसटी के हैं, उनके लिए एज में थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो वो जब
फॉर्म निकलता है तो आपको पता चल जाएगा। मोटा मोटी जो सबके लिए है वो 18 से 27 है। ओबीसी और एससी एसटी के लिए थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे ओबीसी के लिए हो सकता है ये 30 साल हो जाए, एससी एसटी के लिए हो सकता है 35 साल हो जाए, ये तो फॉर्म निकलने पर हम देखेंगे। अभी जान लो 18 से 27 के बीच में आपको ये नौकरी ले लेनी है। इसमें टीयर 1 का एग्जाम जो होता है बेटा, पहले आपका एक सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी जब टीयर 1 आप देते हो तो छंटनी के लिए, मान लो अब एसएससी में एलडीसी के लिए या सीएचएसएल के लिए 10 लाख फॉर्म पड़ गए, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, 25 लाख बच्चा तो केवल यूपी बोर्ड में क्लास 12th में बैठता है, तो ऐसे सोच लो पूरे भारत में कितना है। अब उसमें पहले छटनी करनी पड़ेगी ना, कौन सीरियस है। तो टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल क्वालिफाइंग नंबर लेके आओ, फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा अब टीयर 2 के लिए जाएगा। टीयर 2 में मैथ्स आती है 30 नंबर की, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, जीके 20 नंबर का, इंग्लिश 40 नंबर की, कंप्यूटर 15 नंबर का। इसमें आप देख रहे हो कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 360 नंबर का होता है। अब जब इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है, जो आपका टीयर 2 है इसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है। और अगर आप मेरिट में हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल, कि आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो। बहुत अच्छी नौकरी है, आप अच्छे लोगों के बीच में काम करते हो, मिनिस्ट्रीज में काम करते हो, सचिवालय में काम करते हो, मंत्रियों के साथ, आईएएस के साथ काम करते हो, तो अब सोचो आपको कि एक्सपोजर बड़ा है। ठीक है। दूसरी नौकरी की बात करूं तो दिल्ली पुलिस की नौकरी है, इसको भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। जैसे हमारे यहां यूपी पुलिस, बिहार पुलिस स्टेट लेवल की पुलिस है, लेकिन क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी जो पुलिस है वो केंद्र के अंडर में आती है, वहां पे राज्य की पुलिस नहीं है। तो दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होता है। पोस्ट का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मेल या फीमेल दोनों के लिए। 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस वाला लोचा नहीं है। 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, रिजर्वेशन वाले बच्चों का 1-2 साल ज्यादा ही होता है। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, केवल एक पेपर होता है, जीके 50 नंबर का, 15 नंबर का मैथ, 15 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन। अब आप देखो कि जीके का पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। और जब आप इसमें पास हो जाते हो तो जाहिर तौर पर पुलिस की नौकरी है, तो फिजिकल टेस्ट होगा कि दौड़ पाते हो कि नहीं पाते हो, एक टाइम लिमिट में सर्टेन दूरी तय करनी होगी दौड़ करके, तो फिजिकल टेस्ट होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, सामान्य मेडिकल जो पुलिस में होता है। आर्मी वाला मेडिकल बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है, पुलिस वाला नॉर्मल मेडिकल होता है। और उसके बाद आपका अगर आप इन दोनों में सेलेक्ट होते हुए आ गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगले दिन से नियुक्त हो जाओगे, 1 महीने बाद सैलरी अकाउंट में आएगी, दोस्तों को पार्टी दे दोगे। ठीक है। उसके बाद तीसरी नौकरी इसके अंतर्गत है एसएससी स्टेनोग्राफर की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वही, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वही लेता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, अच्छी खासी सैलरी होती है ग्रेड सी और ग्रेड डी में। इसके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, वो क्या है, स्टेनोग्राफर वाली। यानी आपको जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है, 2-3 महीने का कोर्स है शॉर्ट हैंड का, 200-250 रुपए महीने। अगर आप कहीं रहते हो दिल्ली, प्रयागराज, बनारस वगैरह, पता करोगे जहां तैयारी वैयारी होती है वहां शॉर्ट हैंड का कोर्स करवाया जाता है। आसपास कोई छोटा सा आपको सेंटर मिल जाएगा। 200-250 रुपए महीने की फीस है, 3 महीने में आप पारंगत हो जाओगे, शॉर्ट हैंड आपको आ जाएगा स्टेनोग्राफर वाला। ग्रेड सी के लिए एज लिमिट 18 से 30 है, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल है। ठीक है। इसमें भी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 100 क्वेश्चन, मैथ्स में नहीं होती है। अब आपको मैथ्स यहां बच जाते हो आप मैथ्स से, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस है, 200 नंबर का होता है। स्टेनोग्राफर स्किल क्वालिफाइंग होती है, यानी स्टेनोग्राफर का टेस्ट होता है, लेकिन वो केवल क्वालिफाइंग होती है। अगर आप सर्टेन लेवल से अच्छे हो तो वो आपको ले लेते हैं। केवल यहां पर सीबीटी मोड में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी, फिर आपका वही स्टेनोग्राफर वाला स्किल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर डीवी होगा। मेडिकल और डीवी नॉर्मल है, आर्मी वाला नहीं है कि डर जाओ कि भैया बिल्कुल हद पार कर देंगे मेडिकल में। लेकिन जनरली आपका जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होता हो, बॉडी स्कैनिंग वगैरह होती है, थोड़ी बहुत होती है। ठीक है। कोई आपको एक हॉस्पिटल अलॉट कर दिया जाता है, आप वहां जाते हो, आपके सैंपल्स ले लिए जाते हो, रिपोर्ट आ जाती है, बस इतना सबमिट कर देना है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई कभी ऐसा होता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब जिसको कोई एक्यूट बीमारी है तो अब प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी पैर में कोई दिक्कत है, आंख में रोशनी बहुत कम है, तो दिक्कत आ सकती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती। एसएससी के थ्रू चौथा एग्जाम बेटा एसएससी जीडी का है, यह भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। अच्छा, एसएससी जीडी से कांस्टेबल होते हैं, कहां, सेंट्रल फोर्सेज में कांस्टेबल। जैसे आपने बीएसएफ का नाम सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, सीआईएसएफ सुना होगा,
ठीक है। सीआरपीएफ सुना होगा, आईटीबीपी सुना होगा, एसएसबी सुना होगा, एसएसएफ सुना होगा, एनसीबीएआर, ये सारे एसएससी जीडी के थ्रू होते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी 10th पास है, लेकिन 10th के बाद बच्चा इसको भरता नहीं है, उसका फोकस 12 पे होता है। क्यों नहीं भरता भैया? कौन सा बच्चा 10th देते समय 18 साल का होता है भारत में? कोई नहीं होता, तो वो 12th के बाद ही एग्जाम देते हैं। तो आप जैसे ही 12th पास करते हो 18 से 23 साल के बीच में, 18 से 23 यानी ताजी ताजी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भरी जवानी में नौकरी मिल जाएगी तुमको। अच्छा सैलरी है एसएससी जीडी में। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। एसएससी जीडी बहुत बच्चा देता है, हर साल नौकरी आती है और 50-60 हजार नौकरी आती है। आप हिंदी ले लो, इंग्लिश मत लो। मैं जानता हूं उत्तर भारत और बिहार के बच्चे या उत्तर भारत के सभी बच्चे लगभग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर इंग्लिश में हो तो इंग्लिश ले लो, वही यहां वर्णमाला पूछा जाएगा, वहां आपका वो सिनोनिमस और एंटोनिमस, वही बात है, ग्रामर से सवाल आते हैं। अब मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी कुल मिलाकर के आपका 80 क्वेश्चन बना, जो कि 160 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। बहुत क्लियर है। जैसे ही आप एग्जाम देते हो आपकी इसमें मेरिट बनती है, नाम आ जाता है आपका, तो एक फिजिकल टेस्ट होता है, क्योंकि पुलिस वाली बात है तो इसमें फिजिकल टेस्ट नॉर्मल से, जैसे स्टेनोग्राफर में जो मेडिकल होगा उससे वो मेडिकल है, वो नॉर्मल है। यहां फिजिकल टेस्ट दौड़ वाला होगा कि भाई 1500 किलोमीटर 3000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, 7 मिनट में, इस टाइप वाला। उसके बाद मेडिकल। अब यहां थोड़ा अच्छा मेडिकल होता है, आर्मी वाले जितना नहीं, फिर भी अच्छा, क्योंकि पुलिस है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, और जाहिर तौर पर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो मेडिकल भी आपका अच्छा वाला हो सकता है, ठीक है। ये नौकरी, अब मैंने मेडिकल बीएसएफ का नहीं दिया तो नहीं बता सकता हूं कि कैसा होता है। उसके लिए भी मैं आपको लोगों को ला सकता हूं, अगर आप चाहो कि मुझे जानना है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, तो जिन बच्चों ने सिलेक्शन पाया है उनको मैं बुला सकता हूं। लेकिन ये प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, और 3 से 5 महीने की तैयारी है बेटा। ये यूपीएससी नहीं है कि 15 महीने में केवल कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी और यूट्यूब से आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आप इतने अच्छे अच्छे लोग तैयारी करवा रहे हैं, राकेश यादव हैं, आदित्य रंजन हैं, ऐसे टीचर्स मैथ पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का भी कोई टीचर, नीतू मैम है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, इंग्लिश पकड़ लो। हिंदी तो मैं तुमको पढ़ा ही देता हूं, पूरी ग्रामर। तो ऐसे ऐसे टीचर्स पकड़ लो, एक एक, जहां अच्छे पढ़ाते हो, और तैयारी कर लो। या भी वो कोई प्लेटफॉर्म हो जहां का 250-300 रुपए 500 रुपए का कोर्स ले लो। अब बहुत सारी नौकरियां हैं, तो मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे लिए सबके लिए कोर्स ले आऊंगा। इंफॉर्मेशन दे सकता हूं मैं, जो मैं दे रहा हूं, और तुम इसके लिए तुरंत एक्टिव हो जाओ। जो 12th पास हो चुके हैं या जिनको 12th पास हुए 1 या 2 साल हो चुका है साथ में, अब तुम इंफॉर्मेटिव हो गए हो, तुमको इंफॉर्मेशन मिल गई, अब तुम्हारा काम है उसको स्प्रेड करना सबके पास। तो ये वीडियो की लिंक सबके व्हाट्सएप में भेज दो, अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पर लगा दो, स्टेटस पर लगा दो, या खुद से ही फोन करके बता दो बच्चों को जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। ज्ञान को आगे बढ़ाना जरूरी होता है। अगला एग्जाम कौन सा है बेटा? एसएससी एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ। लाखों वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। अब तो एसएससी रेगुलर एग्जाम करवा रहा है। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टाइप के काम होते हैं ना। अब जैसे मान लो एक मंत्रालय है, सोच के देखो, मंत्रालय में चपरासी से लेकर के सचिव तक का जरूरत पड़ती है ना, तो सबका सिलेक्शन यूपीएससी से तो होता नहीं है। यूपीएससी से केवल सचिव स्तर तक का, आईएएस वगैरह का सिलेक्शन होता है, बाकी सबका सिलेक्शन एसएससी करवाता है। 10वीं पास इसकी भी एलिजिबिलिटी है, लेकिन 12th वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि 12th के बाद ही आप इतने अवेयर होते हो कि एग्जाम दे पाओ। 18 से 27 साल आपका एज ग्रुप है, तो 18 से 27 में आराम से भैया, मैं तो कह रहा हूं कि तुम 19 के हो, मैं 18 भी छोड़ देता हूं, तुम 19 के हो, 1 साल अपना मुझे दे दो। जब तुम 20 के होगे बेटा, तुम्हारी नौकरी लग चुकी होगी, और हर साल वैकेंसी आती है, इफरात में ऐसे भर भर के आती है वैकेंसी एमटीएस की, ठीक है। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, और यहां पर 2 पोस्ट है, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, एक हवलदार की। जो बच्चे हवलदार के लिए सिलेक्ट होते हैं केवल उनका फिजिकल टेस्ट होता है। स्टाफ मल्टीपल जो मल्टीटास्किंग वाले हैं उनका नहीं होता, ठीक है। फिर डीबी होता है, फिर मेडिकल होता है, और सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जो सेशन 1 है, यहां 2 सेशन होते हैं। पहला सेशन जो होता है यानी टीयर 1 कह लो, तो टीयर 1 क्या क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। रीजनिंग और वो जो मैथ वाला थोड़ा सा आता है 120 नंबर का होता है, यानी 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। क्वालिफाई कर लेते हो तो टीयर 2 होता है, जिसे सेशन 2 कह लो, टीयर 2 कह लो। इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आती है, केवल जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। यहां पर केवल क्वालिफाई करना है। अगर तुम क्वालिफाई कर ले गए तो केवल इंग्लिश और जीए
तैयार करके 150 नंबर, 50 क्वेश्चन, 150 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तुम मेरिट में आ सकते हो और प्रोसेस फॉलो करके नौकरी ले सकते हो। तो ये एसएससी की 5 नौकरियां ऐसी हैं जो अद्भुत हैं। 18 साल के 12th के बच्चे को अगर 50, 60, 70 हजार रुपए, और ये सेंट्रल की नौकरियां हैं, ये स्टेट की नौकरी नहीं है। एसएससी सेंट्रल की बॉडी है और सेंट्रल की सैलरी आप अपने आसपास पूछ लेना, जो स्टेट लेवल के कर्मचारी हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाता है, और सेम जो टीचर क्या कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे केवी वगैरह, सेंट्रल कॉलेज जैसे केवी वगैरह में है, केवी जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, 1 से 8 तक पढ़ाने की केवी की सैलरी ज्यादा है 1 से 8 तक पढ़ाने की प्राइमरी स्कूल के टीचर की। क्यों? वे सेंटर की नौकरियां केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है। तो इनमें सब में सैलरी ज्यादा होती है। ये मत समझना कि मल्टीटास्किंग वाला है तो हमें क्या ही मिलेगा 20,000। अरे भैया 50,000 से तो सैलरी शुरू होती है यहां पे। अच्छा, 12th के बाद रेलवे में भारत का जॉब देने का सबसे बड़ा सेक्टर, रेलवे से ज्यादा कर्मचारी किसी के पास नहीं होंगे भी कैसे। पूरे दिन 24 घंटे, पूरे दिन क्या करूं, 24 घंटे ऑपरेट होती है रेलवे पूरे भारत में, हर समय हर जगह चलते रहते हैं। आप जाते हो कभी एसी वगैरह में बैठते होगे तो आप देखते होगे एक ही बोगी में 4 असिस्टेंट घूमते रहते हैं, एक ही बोगी में। मैं वंदे भारत से आ रहा था, मैंने गिना वंदे भारत में 8 कर्मचारी तो केवल एक बोगी में है। अब आप सोच के देखो, फैसिलिटी सबको देनी है, सरकारी व्यवस्थाएं सबके लिए हैं, ठीक है। वंदे भारत शायद कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है कि गवर्नमेंट है, ये मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। 12th के बाद भैया रेलवे में कौन सी बेस्ट नौकरी है, तो पहला है आरआरबी एनटीपीसी की, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ये आता है, नॉन टेक्निकल है, इसमें टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं होती, नॉन टेक्निकल है। अंडर ग्रेजुएट लेवल की नौकरी है भैया, भर भर के वैकेंसी आती है, आपने सुना होगा खूब ज्यादा, ठीक है। प्रोफाइल क्या है इसमें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी इसको करवाता है। ट्रेन के जो क्लर्क होते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क कम मतलब या अथवा और, ठीक है, जो कॉमर्शियल टिकट क्लर्क्स हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब अजीब अजीब नाम की नौकरियां हैं, लेकिन पैसा खूब ज्यादा है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में पैसा चाहिए बस, और क्या चाहिए, क्या करो, गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी मिले, पैसा मिले, बात नाम कुछ भी हो, पद का क्या फर्क पड़ता है। एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। इसमें भी 2 पैटर्न में एग्जाम होता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वही ऑनलाइन क्लिक करने वाला, ठीक है। पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है, यानी पहला टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 और जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्वालिफाइंग होता है केवल, मतलब इनको दोगे तो क्वालिफाई, इनका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता। अगर इसमें पास हो गए तब सीबीटी 2 दे पाओगे, यानी दूसरा वाला जो टियर 2 कह लो उसको, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें मैथ के 35, रीजनिंग के 35, जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। तो सीबीटी 1 यानी टियर 1 में जब तुम क्वालिफाई कर लेते हो तब तुम्हें सीबीटी 2 देने का मौका मिलता है, यानी और टियर 2 यानी सीबीटी 2 के आधार पर ही मेरिट बनती है। अब उसमें आ जाते हो मेरिट में तो तुम्हारा एक टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर तुम्हारा नॉर्मल मेडिकल होता है। जाहिर तौर पर भाई ट्रेन में हो, कोई एक्यूट बीमारी है तो ट्रेन में हॉस्पिटल तो नहीं होता। अब कोई ट्रेन ऐसी है जो 12 घंटे लगातार चलना है जिसको, उसमें कोई बीमार हो गया तो लिमिटेड स्टाफ होता है ना, तो इसलिए मेडिकल होना जरूरी होता है। तो ये तुम्हारी आरआरबी एनटीपीसी की है। आरआरबी ग्रुप डी, भारत में रेलवे की तैयारी करने वाला बच्चा अगर इस नाम को नहीं जानता तो क्या ही तैयारी करता है वो, खतरनाक। हर दिन कुछ ना कुछ मारा पीटी होती रहती है। लोग बताते हैं कि कुछ लोग जो आरआरबी ग्रुप डी का कोर्स बेचते हैं वो बताते हैं कि 1-1 लाख बच्चा उनके कोर्स में एनरोल होता है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। 1-1 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं उसमें, 1-1 करोड़ फॉर्म, 1 करोड़ 10 लाख जिसे कह लो तुम, ठीक है। 10 लाख 1 करोड़ होता है कि 100 लाख 1 करोड़ होता है? 100 लाख होता है? अब भाई 100 लाख होता है 1 करोड़, 1 करोड़ फॉर्म पड़ता है आरआरबी ग्रुप डी में, ये समझ लो तुम। तो और इसको भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वही आरआरबी करवाता है। जैसे ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक को मेंटेन करता है कि भाई कहीं ट्रैक खराब हो गया, पटरी खराब हो गई तो ट्रेन उतर ना जाए। पॉइंट्समैन आई हैव नो क्लू ब्रो। असिस्टेंट लोको सेड, जो असिस्टेंट होते हैं लोको पायलट के, ट्रेन चलाने वालों के। तो बहुत सारी नौकरियां इसमें होती हैं। 18 से 33 साल के बीच तुमको ये नौकरी मिल जाती है। 12th पास बच्चे, 10th आईटीआई और 12th, मतलब तुमने 10th किया है और आईटीआई किया है, या तुमने 12th पास किया है, कुल मिला के 12th पास बच्चों के लिए ये वैकेंसी है।
ठीक है। सीबीटी मोड में पहला एक एग्जाम होता है, केवल एक एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा वैकेंसी इसकी आती है और केवल एक एग्जाम होता है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, अब देखो इसमें जनरल साइंस भी आ गया, साइंस के क्वेश्चन भी इसमें, पहला क्वेश्चन अभी पहला पेपर अभी तक नौकरी हमें ऐसा मिली है जिसमें साइंस के क्वेश्चन है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अब 100 क्वेश्चन में तुम क्वालिफाई करते हो तो तुम्हारा एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और अगले महीने से सैलरी उठाने लगते हो तुम। 12th पास के बाद की बात बता रहा हूं। तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए कुछ बेहतर हो जाए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं कि सर मेरे पास बस घर वाले केवल 1 साल मुझे दे रहे हैं, केवल 6 महीने दे रहे हैं। बेटा चीर के निकल जाओगे, एग्जाम फोड़ के इतनी सैलरी घर पे लेके आओगे कि घर वालों का मनोबल भी बढ़ेगा, उन तुम्हारे लिए उनके मन में अच्छी भावना, मतलब तुम्हारे लिए गर्व भी होगा और तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। केवल 5-6 महीने तुमसे मांग रहा हूं, अगर इतना भी नहीं दे सकते तो फिर रोना मत रो। और लाखों में वैकेंसी आती है, ऐसा 200-400 नहीं आती। ये आईएएस की नहीं है कि 1000 वैकेंसी आ गई, इसमें लाख 50-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार वैकेंसी आती है रेलवे में। सुना होगा आपने बहुत बार, तो इंफॉर्मेशन वगैरह देखते हो यूट्यूब वगैरह पर। आगे की बात करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ जिसे कहते हैं, ये कांस्टेबल होता है। जैसे पुलिस होता है आपके थाने में, वैसे ट्रेन का जो पुलिस होता है उसे आरपीएफ कहते हैं, ठीक है। 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन जाहिर तौर पर 12th के बाद ही जाओगे। 18 से 28 साल के बीच जा सकते हो। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 50 नंबर जीके का आता है, 35 क्वेश्चन आता है मैथ्स का और रीजनिंग आती है 35 क्वेश्चन की। तो 35 70 और 50 120 क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का। आप पास कर लेते हो तब आपका फिजिकल टेस्ट होता है। भाई आरपीएफ है ना, दौड़ के पकड़ना है ना। मान लो कोई चैन खींच के भागा तो आरपीएफ वाले कूद के मार ढकचिक ढकचिक दौड़ेंगे, पकड़ लेंगे, फिर उसको जेल में जा धुनैया करेंगे। तो अब इसके लिए ताकत चाहिए ना, तो थोड़ा फिजिकल टेस्ट होगा कि भैया तुम मजबूत हो कि नहीं हो। फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर तुम्हारा मेडिकल होगा। जाहिर तौर पर मेडिकल और फिजिकल टेस्ट इसमें थोड़ा अच्छा होता होगा, क्योंकि ये आरपीएफ की नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, कांस्टेबल आप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया जो 3 सबसे पॉपुलर नौकरियां, और 3 ही हैं। मैं 12th के बाद की बात कर रहा हूं। देखो एक बात समझ लो, ग्रेजुएशन के बाद की बहुत सारी नौकरियां हैं, रेलवे में भी, एसएससी में भी, हर जगह, और वो अच्छी नौकरियां होती हैं। जाहिर तौर पर जैसे मान लो कि तुम पुलिस बन रहे हो और तुम आईपीएस बन रहे हो, दोनों में अंतर है ना। पुलिस कब बनते हो? 12th के बाद। आईपीएस कब बनते हो? ग्रेजुएशन के बाद, यूपीएससी का फॉर्म डाल के। तो अंतर है ना। तो ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारी नौकरियां हैं, हम उस पर चर्चा लास्ट में करेंगे। अभी के लिए मैं 12th पास बच्चों के लिए बता रहा हूं। और एक बात मैं तुमको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है। ग्रेजुएशन तो करते रहना इन सब की तैयारी के साथ, ये नहीं कि फॉर्म भर दो इनका और इन्हीं की तैयारी कर लो, ग्रेजुएशन भूल जाओ ना। जब तुम इसकी तैयारी शुरू करना तो प्राइवेट ही भर देना ग्रेजुएशन का फॉर्म। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं से यूपीएससी है बेटा, तो सीयूईटी का एग्जाम जरूर देना, चाहे 1 साल ड्रॉप लेके देना। क्योंकि तुम कभी नहीं सुनोगे कि तुम्हारे बगल वाले प्राइवेट स्कूल के डिग्री कॉलेज से कोई आईएएस बना हो, लेकिन तुम ये सुनोगे कि बीएचयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, डीयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया इस्लामिया से 20 आईएएस बन गए, 10 बन गए, 15 बन गए। लेकिन कभी तुम नहीं सुनोगे कि तुम्हारे बगल में जो कोई भी डॉक्टर पर्दादार डिग्री कॉलेज है उससे कोई आईएएस नहीं बनता। तो अगर तुम्हारे दिमाग में यूपीएससी है, तुम्हारे दिमाग में एसडीएम बनना है, आईएएस बनना है, तो तुम सीयूईटी का एग्जाम 12th के बाद जरूर देना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, पढ़ाई करना, सेक्रीफाइस करना दोस्त। 5 साल बाद तुम्हारी मेहनत कोई तुमसे नहीं पूछेगा, तुम्हारा रिजल्ट पूछेगा। और इन 5 सालों में चाहे तुम मजदूरी करके पढ़ोगे ना, कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे उस पे बोर्ड पे लगा होगा, यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में या आरपीएससी में, तो सब यही कहेंगे कि हो नहार बिरवांत के हो चीखने पात। और ये कुछ लोग तो ये कहने आएंगे भैया जैसे पैदा हुआ था कह दिया था कि ये आईएएस बनेगा। तो मेहनत तो करनी है। 12th के बाद सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी नहीं, बड़ी अच्छी नौकरियां हैं ये भी। मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों को यहां तक रुकना है रुकें, लेकिन जिन्हें यूपीएससी तक जाना है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्त। मजाक नहीं है यूपीएससी। इवन एसएससी सीजीएल मजाक नहीं है।
यहां तक तो तुम 5-6 महीने करके भाई 10th-12 तक तुमने पढ़ाई करी, 5-6 महीने करके बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हो, ये अलग है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटा डिफेंस पर। 12th के बाद डिफेंस में एक तो बहुत अच्छी ऑफिशियल जॉब है, लेफ्टिनेंट वाली, ल्यूटिनेंट जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है जिसको आप एनडीए के थ्रू करते हो। अब बात करते हैं, सबसे शुरू से बात करते हैं। एक तो यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी, वही एनडीए, नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, माने एनडीए और एनए दो एग्जाम होता है। एनए माने नेवल एकेडमी वाला एग्जाम, इसको यूपीएससी लेता है, 12th के बाद ही लेता है लेकिन यूपीएससी लेता है। पोस्ट का नाम है भैया ल्यूटिनेंट, जिसे आप लेफ्टिनेंट भी कह देते हो, ल्यूटिनेंट उसकी स्पेलिंग होती है LIUTENANT। पहले क्या होता था, हम लोग 12th वगैरह में थे, 10th वगैरह में थे, तो अक्सर जो ज्यादा अंग्रेजी दां बच्चे होते थे वो आके कहते थे कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ। अब हमें तो लेफ्टिनेंट का यही पता है, LEFTENT, लेफ्टिनेंट, अब वो है ही नहीं, तो इसका बड़ा मजाक बना है, इसलिए इसकी स्पेलिंग मुझे स्पेशल याद है, लेफ्टिनेंट। 12th के बाद होता है एलिजिबिलिटी। 12th के बाद अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको किसी भी स्ट्रीम से होना है। अगर आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हो, ल्यूटिनेंट बनने जा रहे हो, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। लेकिन अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो या नेवी में जा रहे हो या नेवल एकेडमी में जा रहे हो तो आपको पीसीएम चाहिए ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए ही। ठीक है, 16.5 साल से 19.5 साल आ गई ना कैटेगरी। जब आपको ज्यादा लाभ मिलता है ना तो सीमाएं थोड़ी बंध जाती हैं। अभी तक 18 से 30, 18 से 23 चल रहा, 33 चल रहा था, 16.5 से 19.5 आ गया बाउंड्री, अब इसी में फोड़ना है इसको। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है रिटन एग्जाम का? सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल होता है। अब एक बात समझना, एग्जाम पैटर्न को पहले देख लेते हैं। आपका मैथमेटिक्स का एक पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 300 मार्क्स का होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जीएटी का, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का। एसएसबी इंटरव्यू होगा, 5 दिन तुम्हारा पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। सबसे टफ पार्ट एनडीए में यही है। लोग कहते हैं मैंने कभी एसएसबी नहीं दिया, लोग कहते हैं कि 5 दिन के लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू होता है। हमारा यूपी बिहार का बच्चा डर जाता है, भैया अंग्रेजी इतना कहां से बोल पाएंगे। अरे बोल लोगे, अगर कॉन्फिडेंस ले आए तो बोल लोगे, लेकिन अगर इसको पार कर गए, तुम देखते हो ना आर्मी वाले आते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह आते हैं, तो क्या रॉयल लगते हैं, लगता है कि अभी बोलेंगे तो वेद के सूक्त बोल देंगे। क्यों? इतना प्रोसेस से गुजर के गए होते हैं कि हीरा बन जाते हैं। तुम भी कर सकते हो, यू हैव दैट एबिलिटी। तुम्हें बस वो रास्ता चाहिए और उस रास्ते के लिए तुम्हें एक सटीक मार्गदर्शन चाहिए, जो मैं कर रहा हूं। ठीक, फाइनल मेरिट बेटा 1800 नंबर में बनती है। बहुत सारे बच्चे एसएसबी में बाहर हो जाते हैं, आपको स्पेशल जगह ले जाया जाता है, हॉस्टल में रखा जाता है, वहां हर दिन पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फिर जब आप एसएसबी पार कर लेते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ये इंटेंस होता है, बिकॉज आर्मी का है, अच्छा फिजिकल टेस्ट होता है। फिर आपका मेडिकल होता है, और इसमें तो आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। ठीक है, और मतलब मैं क्या बताऊं कि 12th के बाद नौकरियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन 12th के बाद के नौकरियों का राजा एनडीए है, डिफेंस एग्जाम जबरदस्त। ठीक है, अगर 12th के बाद, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट अगर 12th के बाद जा रहे हो, यहीं जाना है तुम्हें। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? इंडियन आर्मी अग्निवीर। आर्मी में जो अग्निवीर होते हैं, आपको पता है कि सरकार ने 4-5 साल के लिए शुरू किया है, उस पर मेरे कोई अपने व्यूज नहीं, मैं केवल नौकरी के बारे में आपको बताने आया हूं। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है इंडियन आर्मी। अग्निवीर हर जगह होता है, आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, तो हम अलग अलग सबकी बात करेंगे, सबका एग्जाम भी अलग होता है। 17.5 से 21 साल एज लिमिट है इसमें। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ऑनलाइन एग्जाम में आपको पता है जीके, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग आता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? अच्छा हाँ, अब इसमें 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट कौन सी है? एक तो है जीडी अग्निवीर, जिसे जनरल ड्यूटी कहते हैं अग्निवीर की, जो नॉर्मल काम करने के लिए होते हैं। एक होता है अग्निवीर क्लर्क, जो डेस्क जॉब करता है आर्मी में। एक होता है अग्निवीर टेक्निकल, ये टेक्निकल काम करता है, जैसे वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनको ठीक करना, सही करना। ठीक है, अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी के लिए केवल 10th पास होना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर तुम लोग 12th के बाद ही इसका फॉर्म भरोगे। ठीक है, जीडी 10th पास होना चाहिए। आप 10th हो, 12th हो, 17 से 21 साल के बीच ही होना चाहिए। एग्जाम सीबीटी मोड में होता है जीडी का। इसी के आधार पर मेरिट बनती है। जीके, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग, चारों को मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। अगर मैं अग्निवीर क्लर्क की बात करूं तो आपको 12th पास होना चाहिए, 60% और इंग्लिश और मैथ जरूरी है। अगर अग्निवीर क्लर्क के जा रहे हो तो 12th में इंग्लिश और मैथ जरूरी है, साथ में 60% 12th में होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में जीके, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश, 50 क्वेश्चन इसके होते हैं, 200 नंबर का होता है।
अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हो तो 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से, ठीक है। 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए जा रहे हो। टेक्निकल यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके, इनकी बात करें 50 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड एक बहुत अच्छी वैकेंसी आती है इसकी। इसमें एक जनरल ड्यूटी होते हैं जिन्हें नाविक कहा जाता है, एक डीबी होता है यानी डोमेस्टिक ब्रांच, ये भी नाविक ही कहे जाते हैं, और एक यांत्रिक होता है यानी टेक्निकल वाला। नाविक मतलब जो नाव पे चढ़ता है, क्योंकि वहां भी तो बड़ी बड़ी नाव होती है नेवी में। अब भले ही वो आर्मी की नाव है, लेकिन मतलब नेवी की नाव है, लेकिन है तो नाव ही, तो उस पर चलने वाले जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, साथ में यांत्रिक यानी टेक्निकल, यंत्र से संबंधित टेक्निकल, ठीक है। ये 18 से 22 साल इसकी भी एज लिमिट होती है बेटा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जिसे कहते हैं, फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका एक डीबी होता है, फिर आपका एक मेडिकल होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सीबीटी वाला जो एग्जाम होता है उसी से मेरिट बनती है। अब तीनों का अलग अलग है। आप जनरल ड्यूटी के लिए जा रहे हो तो आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके 60 क्वेश्चन का पेपर होगा जो 60 नंबर का होगा। उसके बाद एक और पेपर होगा, ठीक है, सेक्शन वन में सेक्शन 2 में फिजिक्स, मैथ्स, केवल 2 पेपर होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो 12th लेवल का होगा, 50 नंबर का होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। अगर मैं आपको बात करूं कि नाविक डीबी की, तो इसके लिए 10th पास एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, साइंस 60 क्वेश्चन होगा और उस पर मेरिट बनेगी। अगर मैं यांत्रिक की बात करूं तो 10th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटीआई का। आईटीआई या पॉलिटेक्निक भी शायद लेते हो, मुझे लगता है आईटीआई लेते होंगे, ठीक है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 60 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में डिप्लोमा सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन है। डिप्लोमा जैसे आपने आईटीआई से किया है डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉन किसी से भी किया तो उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की हो गई, ठीक है। ये तो अच्छा, चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा, अच्छा इंडियन नेवी वाली मैंने कुछ मिस कर दिया है शायद, अग्निवीर वाला वो मैं बाद में बता दूंगा। अगर मैं स्टेट लेवल जॉब्स की बात करूं आफ्टर 12, जैसे आप देखते हो लेखपाल की होती है, पुलिस की होती है, इनकी बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे पुलिस कांस्टेबल की। स्टेट में जितने भी राज्य हैं सब में लगभग 12th के बाद ही पुलिस की वैकेंसी आती है। अब यहां पर एज वेरी कर सकती है। एज स्टार्ट सबकी 18 से होती है, किसी की 22 तक है, किसी की 25 तक है, किसी की 30 तक है, वो अपना अपना लेते हैं, लेकिन 12th के बाद ही लेते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पास। अगर आपको अपने जिले में पुलिस बनना है तो आप 12th के बाद उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अभी देखो कुछ दिन पहले 30-35 हजार वैकेंसी आई थी पुलिस में यूपी में, अभी 80 हजार फिर आने वाली है। ऐसे हर जिले में आती है, क्योंकि पुलिस सब हर राज्य में आती है, पुलिस सबको चाहिए, पुलिस ही तो मैनेज करती है सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इसमें एक एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, कहीं कहीं ओएमआर वाला भी होता है। मैथ आती है, जीके आता है, रीजनिंग आती है, जनरल साइंस आती है, हिंदी आती है, या हो सकता है अब उत्तर प्रदेश में तो हिंदी ही आती है, बाकी कहीं पर हो सकता है स्पेशलाइजेशन कर दें, कोई और सब्जेक्ट कर दें, या ऑप्शन रख दें कि इंग्लिश लेना चाहो तो इंग्लिश ले लो। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मेरिट बन के आएगा कि भाई आप सिलेक्ट हो गए। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ वगैरह होगी जो आपका पुलिस में होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अगर आप सब में क्वालिफाई कर गए तो आपको आई थिंक यूपी की अगर मैं बात करूं तो 40-50 हजार से सैलरी शुरू होती है, और आप एसआई वगैरह तक जाते हो, सीओ वगैरह तक जाते हो, मतलब आप 1.5-2 लाख रुपए सैलरी लेकर के रिटायर होगे। अगर आप 18 साल इसकी एज स्टार्ट हो रही है, अगर आप 20 साल में या 22 तक में भी सिलेक्ट हो गए तो आपके पास लगभग 40 साल नौकरी करने का मौका है आपके पास। 40 साल में आप बहुत ग्रोथ करोगे, 10 साल भी अच्छे से कर लिया तो प्रमोशन बहुत अच्छा होता है पुलिस में, ठीक है। थोड़ा कॉन्टेक्ट से भी होता है, लेकिन ठीक है, अपनी मेहनत के दम पर लेना है चीजों को। एक वैकेंसी आती है यूपी में लेखपाल की, जो बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। इसको मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए मैंने इसको स्पेशल लिखा है यूपी लेखपाल। एक पेट का एग्जाम होता है, 12th के बाद आप पेट का एग्जाम दे सकते हो। अभी पेट का फॉर्म आया हुआ है शायद, या हो सकता है अभी आया था, जल्दी ही आया था, शायद खत्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, लेकिन अभी 10-15 दिन पहले की बात होगी। हमेशा आता है, हर साल पेट का एग्जाम आता है। पेट एक प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट है जो यूपी में जितनी भी यूपी SSC की नौकरी होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उनके लिए यूपी SSC या उसका कुछ और फुल फॉर्म होगा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूपी SSC, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये एग्जाम लेता है। और जितनी भी नौकरियां इसके थ्रू आती हैं, लेखपाल की आती है या वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की आती है, उनके सबके लिए पेट का एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। तो पेट का एग्जाम आप दे लो, एक बार दे लो, फिर अगले साल देना होता है शायद,
वो क्वालिफाइंग ही होता है, नॉर्मल क्वालिफाइंग है, मतलब उसका स्कोर नहीं जुड़ता, वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसके बाद जब आप यूपी टेट पास कर लेते हो तो ऑफलाइन मोड में आपका ओएमआर बेस्ड यूपी लेखपाल का जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरोगे, पहले पेट देकर आप क्वालिफाई कर चुके हो, अब जब लेखपाल का फॉर्म आएगा तब आप फॉर्म भरोगे लेखपाल का, और आपका एक ऑफलाइन एग्जाम होगा। जो बच्चे पेट नहीं दिए होंगे वो लेखपाल का फॉर्म नहीं भर पाएंगे उस साल, जिस साल वो आएगा। अब जिस साल वो आ रहा है आप पेट दिए हो तो आप भर सकते हो। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम पैटर्न कैसा है, जीके मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को, उसको जीएस कहना, जनरल स्टडीज कहना ज्यादा सही है। और यूपी का जीके आता है, उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज का, जैसे भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ गए, या कौन सा यहाँ पर मरु उद्यान है उत्तर प्रदेश में, या कौन सा रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, ऐसे क्वेश्चन आ गए। और यहाँ का फेवरेट चीज क्या है, ऐसा कुछ। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 18 साल से लेकर 40 साल, मुझे उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा लगता है। रीजन, आपको एसडीएम बनना है, आप 45 साल तक एग्जाम दे सकते हो। आपको लेखपाल बनना है, 45 साल तक एग्जाम दे सकते हो, 18 साल से शुरू करके। एसडीएम में शायद 21 साल है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाता है। अब मैं आगे की बात करता हूं बेटा। अगर मैं बात करूं 12th के बाद एनटीए एग्जाम्स की, अब यहां पर जरूरी है मुझे बताना, क्योंकि अभी तक तो मैंने नौकरी की बात कर ली, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, वो कह रहे होंगे कि सर मैं तो यूपीएससी के लिए जाऊंगा, या मैं जेई के लिए जाऊंगा, या मैं नीट के लिए जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं 12th के बाद की नौकरी के लिए, जब मैं करोड़ों रुपए महीने कमा सकता हूं। देखो 12th के पहले, जो 12th के बाद की नौकरियों में 60-70 हज़ार सैलरी आपकी स्टार्टिंग होती है, रिटायर होते होते आप 1-1.5 लाख तक पहुंच जाते हो। लेकिन आपका एम्बिशन बड़ा है, यूपीएससी करनी है, यूपीपीसीएस में एसडीएम बनना है, बीपीएससी में एसडीएम बनना है, आरपीएससी में एसडीएम बनना है, तो भाई उसके लिए तैयारी अलग होगी। फिर आपके 12th के बाद के एनटीए एग्जाम्स आते हैं। एनटीए 3 टाइप के एग्जाम लेता है, वैसे तो एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी लेता है, बड़ी संस्था है। एनटीए आपका 12th के बाद का 3 एग्जाम लेता है, इन तीनों के नाम देख लो। सबसे पहले तो आपका एक सीयूईटी का एग्जाम लेता है। सीयूईटी का एग्जाम 12th जिस साल आप पास करते हो उसी साल मई में होता है, और इस एग्जाम के आधार पर आपका डिग्री मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। एक एग्जाम जेई का लेता है, जेई मेंस का ये लेता है, एडवांस का तो आईआईटीज खुद लेती हैं। एक नीट का एग्जाम लेता है जिसके थ्रू आप एम्स में सेलेक्ट होते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप एम्स में सेलेक्ट होते हो। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में आप ये चीज समझ जाओगे और मैं आपको ठीक से समझा दूंगा। ठीक है, तो 12th के बाद आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले तो सीयूईटी की बात मैं करता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एग्जाम लेता है, और जैसे ही एनटीए एग्जाम लेता है तुरंत ही आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर देता है, और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप कॉलेज में काउंसलिंग करवा सकते हो। उस काउंसलिंग के आधार पर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बीएचयू, डीयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। 3 सेक्शन होते हैं इसमें, एक लैंग्वेज होता है, एक डोमेन सब्जेक्ट। लैंग्वेज माने हिंदी, इंग्लिश, ऐसे 13 लैंग्वेज इसमें होती है, 13 लैंग्वेजेस। जिन बच्चों को यूपीएससी करना है उनको ये एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, 12th के बाद आप दे सकते हो, लेकिन इसमें कोई 12th पास के बाद आप दे सकते हो, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन 12th के बाद 1-2 साल में ले लो एडमिशन। भाई 50 साल के हो गए, 12th थोड़ी ना करोगे। ठीक है, तो एक लैंग्वेज होती है, मतलब 13 लैंग्वेजेस होती हैं पूरे भारत की, उसमें से कोई आपको एक चुननी होती है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुन लो। डोमेन सब्जेक्ट्स यानी जो 12th में आपने पढ़ाई करी है, एनसीईआरटी के, कॉमर्स के, जैसे अकाउंटेंसी वगैरह हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हो गया, या आर्ट साइड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होगा, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट रहे हैं वो 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। एक लैंग्वेज ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, और एक जनरल टेस्ट होता है जिसे जीएटी कहते हैं, एक पेपर इसका होता है। हर एक सब्जेक्ट का आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होता है, यानी एक पेपर 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। तो आप मैक्सिमम 5 पेपर लेकर तैयारी कर सकते हो, जिसमें एक लैंग्वेज का है, 3 डोमेन का है, और एक जीएटी का है। ठीक है, तो टोटल मेरिट आपकी 1250 में बनेगी। आप सब्जेक्ट कम करते जाओगे तो मेरिट कम होती जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो सेक्शन में डाल रखी है सीयूटी के लिए, वो आप देख सकते हो। अच्छा, नीट का एग्जाम आपका मेडिकल का होता है। नीट एग्जाम उसके बाद ऑल इंडिया कॉलेजेस में, स्टेट कॉलेजेस में आप काउंसलिंग करवाते हो, और उसके बाद आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। आपको पता है 720 मार्क्स का होता है। ऑफलाइन में ओएमआर में कह दिया है इस बार होगा, शायद ऑनलाइन अब नहीं होगा, या ऑनलाइन होता रहा होगा तो ऑफलाइन होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके कोर सब्जेक्ट होते हैं जो लेकर के आप तैयारी करते हो। 12th पास करने के बाद ही बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। आपको पता है मिनिमम एज लिमिट इसके लिए 17 साल है, यानी 17 साल से ऊपर ही, 17 प्लस होना चाहिए आपको, तब आप एग्जाम दे सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन सी नौकरी या कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो।
कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चा कमेंट करता है जनरली मैं उसको रिप्लाई करता हूं, जनरली क्या हमेशा करता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों का रुझान क्या है, भारत का जो अभी का युवा है वो किस तरफ जाना चाहता है। अच्छा, उसके बाद जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस का, इसका एनटीए करवाता है। बाकी तो मैंने आपको बताया जब आप मेन पास कर जाते हो तो जो पेपर बनता है वो आईआईटी करवाता है। हर एक आईआईटी को जिम्मेदारी मिलती है कि इस साल इसने करवाया तो दूसरे साल उसने करवाया। आपको पता है आईआईटी के थ्रू भारत में लगभग 18,000 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो और आप जेई जैसे कठिन एग्जाम को नहीं पार करना चाहते हो तो सीयूईटी के थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। और सीयूईटी के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, वहां पे एआईएमएल से बीटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। 4 साल का कोर्स है। उसके बाद आपको मतलब मिनिमम एवरेज पैकेज वहां का 30-35 लाख का है, मतलब साल का 30-35 लाख। तो आप ऐसे लगा लो कि 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी हो जाती है, ठीक है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी में एडमिशन होता है। आईआईटी में जेई मेंस देते हो, फिर जेई एडवांस देते हो, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। 12th पास आप अपीयर कर सकते हो इसमें। आपको इसमें जेई मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है और जेई एडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, तो इसको तो आप अच्छे समझते ही होंगे। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई बेटा। बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर 5-6 महीने मेरे पास हैं, बहुत कम पैसा है, पिताजी नहीं दे सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी नौकरियां मैंने बताई हैं उन नौकरियों के कोर्सेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर 300, 400, 500 रुपए में अवेलेबल है। उनको आप करके 5-6 महीने अपना समर्पित करके जान लगा दो यार। मैं कहता हूं अगर साल भर ना एक टाइम खाना खाना पड़े, साल भर सोने के लिए अच्छा बिस्तर ना हो, साल भर बाद तो सोने का पलंग खरीद लेंगे ना यार। हर दिन क्यों दुखी रहना? जब दुखी ही रहना है जिंदगी में तो लड़ाई लड़ने के बाद दुखी रहा जाएगा। मैं हमेशा एक बात बच्चों से कहता हूं कि यार देखो, अंत क्या है जीवन का? अगर तुम्हें दुखी ही रहना है जीवन भर तो कम से कम जब तैयारी कर रहे हो उस टाइम को, दुख को हटा दो ना। मैं कह रहा हूं कि हद पर चले जाओ कि दिन में तुम्हें मजदूरी करके शाम को पढ़ना पड़े तो क्या ही है, साल भर बाद बदल देंगे किस्मत ना यार। कहोगे ना कि अब ग्रहों की गति हमारे मार्ग की अनुचर बनेगी, अब नक्षत्रों की भाषा खड्ग पर नर्तन करेगी, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, बिना मेहनत के कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। साथ में मुझे जरूर बताना कि क्या मन है तुम्हारा। लिख के जाना कि सर 6 महीने बाद लौट के आऊंगा और आपसे बता के जाऊंगा कि सिलेक्ट हो गया। लिख के जाना यार। साला कौन शिक्षक नहीं चाहेगा कि भारत की सारी नौकरियों में उसके अपने बच्चे सिलेक्टेड हों, जहां भी फोन कर दे, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी काम हो जाए। महत्वाकांक्षी तो मैं भी हूं, जाओ, जो भी तुमको सहायता चाहिए मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। क्या दिक्कत बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। 24 घंटे में अगर तुम्हारी परेशानी सॉल्व ना हो तो बताओ। तुम्हारे ऋषि भैया केवल तुम्हारे लिए हैं, ये सफर तुम्हारे लिए है दोस्त, ये चेहरा केवल तुम्हारा है, तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, बस डरो मत। चुनौतियां सबके जीवन में है यार। जो करोड़पति है वो भी नहीं सो पा रहा ठीक से बिस्तर पर, तुम तो कम से कम सो तो पा रहे हो, नींद अच्छी तो आ रही है, सुबह मम्मी पापा को जगाना पड़ रहा है ना, जिंदगी अच्छी है। लगा दो 5-6 महीने और उसके बाद निकलो गांव में कॉलर टाइट करके, गया गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। मिलते हैं। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, पूरी जानकारी मैं यहां तुम्हें देता रहूंगा। थैंक यू।